हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम रॉयल प्लेस को देखते हैं। प्रिंसेस एक रूम के बाहर खड़ी होकर यह सोच रही होती है, क्या मैं जो गाना सुन रही वह इसी रूम के अंदर से आ रही। फिर किंग की आवाज आती है, वह प्रिंसेस को अंदर बुलाता है। प्रिंसेस उस रूम में फेक सिरिन को देखकर किंग को बोलती है, योर मैजेस्टी, इससे आपकी हालत और बिगड़ सकती है। किंग उसे बोलता है, मुझे सिखाना बंद करो नटालिया, और तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। प्रिंसेस उस फेक सिरिन को देखकर बोलती है, उनका मतलब क्या है कि मैं क्या सोचती हूँ। वो किंग से बोलती है, इन्हें सिरिन कहा जाता है और इनकी आवाज में दैवी शक्ति होती है। वह मन में सोचती है, भले ही इस किंगडम में आज भी स्लेव का व्यापार गुप्त रूप से किया जाता है, लेकिन किसी स्लेव को ऑर्नामेंट की तरह प्लेस में छोड़ना। फिर किंग उसे बोलता है, इस सिरिन की वजह से मेरी दिमागी हालत में सुधार हो रहा और हाल ही में मैंने वह अजीब आवाजें सुनना बंद कर दिया। प्रिंसेस सोचती है, क्या वो सचमुच पागल है। सिरिन के बारे में मैंने लोगों से सुना है, लोग उसे मॉन्स्टर कहते हैं और कुछ लोग तो उसे एंजल भी कहते हैं। वो सोचते सोचते उस फेक सिरिन की गाने से मोहित हो जाती है और सोचती है, यह कितनी सुंदर आवाज है, मैं इसे और सुनना चाहूंगी। फिर वह अपने होश में आती है और बोलती है, अरे मुझे क्या हो रहा, इस तरह तो मैं पागल हो जाऊंगी। वह उस फेक सिरिन को बोलती है, अब अपना गाना बंद करो। वह किंग से बोलती है, यूर मैजेस्टी, आपको कौंसिल चैम्बर में जाना चाहिए। उस मीटिंग में सभी विदेशी नेशन के लोग शामिल हैं और अगर आप उसे अटेंड करने में फेल हो जाते हैं तो आपके सहयोगी कह रहे थे इसका भयानक परिणाम हो सकता है। किंग अपने जगह से उठते हुए बोलता है, हाँ मीटिंग, मुझे जाना चाहिए। फिर अचानक उसके सिर में जोर का दर्द होने लगता है, उसे ऐसा लगता है कि वह मर जाएगा। वह प्रिंसेस को बोलता है, मुझसे दूर रहो। प्रिंसेस उसे देखकर बोलती है, आखिर क्या हो रहा। किंग बोलता है, नटालिया, लगता है मेरी इलनेस और भी बढ़ रही। मुझे उस मीटिंग को अटेंड करना था एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, लेकिन देखो मैं सीरिन को छोड़कर नहीं जा सकता। प्रिंसेस उसे बोलती है, क्या वह आवाज इतना ही इम्पोर्टेंट है तो क्यों ना उसे ऑफिस में ही गाना गाने के लिए बोला जाए। किंग चिल्लाते हुए बोलता है, वह गाना सिर्फ मेरा है, मेरा। तो सिरिन मेरे लिए गाना गाओ, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ, जल्दी गाओ। फिर प्रिंसेस उस रूम से बाहर निकलती है। उसे किंग का एडवाइजर बोलता है, योर हाइनेस, क्या वह ठीक है। प्रिंसेस उसे बताती है, उसने कहा कि मैं उसकी जगह पर वहां जाऊं। एडवाइजर बोलता है, तो ठीक है, और हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। मैं आपको पीछे से बताता रहूंगा कि आपको क्या बोलना है और आप बस पपेट की तरह उसे पढ़ लेना। प्रिंसेस बोलती है, डॉक्यूमेंट। एडवाइजर बोलता है, क्या। प्रिंसेस आगे बोलती है, मेरे लिए यूर मैजेस्टी का सभी प्रपोजल लाओ, अब इसके ऊपर मैं डिसीजन लूंगी। फिर हम वैलेंटाइन महल में देखते हैं। एरियल लॉयड के सोए हुए चेहरे को देख रही होती है। वह उसके फेस को टच करते हुए बोलती है, वो कितना क्यूट है। लॉयड अपनी आंखें खोलता है। वह एरिया को देखकर बोलता है, क्या तुम नहीं सोई। लेकिन यह तो बहुत अजीब है, तुम्हें तो थका हुआ होना चाहिए था। एरिया सोचती है, लॉयड सही बोल रहा, मुझे कुछ देर सो जाना चाहिए। लॉयड उसे बोलता है, या फिर तुम मुझे सुलाओगी। एरिया उसे बोलती है, तुम अपना मुंह बंद करो, तुम्हारी वजह से मुझे जगना पड़ा। लॉयड उसे बोलता है, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं अच्छे से सो पाया। एरिया उसे देखकर सोचती है, लॉयड जो हमेशा मेरे लिए जेंटल और काइंड है, लेकिन जो मैंने उस सपने में देखा वह केवल उसमें गुस्सा नहीं था। उस समय उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो वह कोई और ही बन चुका हो, लेकिन वह केवल एक सपना है। आखिर मैं इसके लिए इतनी चिंतित क्यों हो रही। लॉयड उसे देखकर बोलता है, क्या तुम्हारी बॉडी अभी भी गर्म है। एरिया उसे बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर अचानक एरिया के मुंह और नाक से खून निकलने लगता है। लॉयड उसे देखकर शॉक में पड़ जाता है। एरिया गिरने लगती है। लॉयड उसे संभालते हुए बोलता है, एरिया तुम्हें क्या हुआ। एरिया सोचती है, ऐसा लगता है कि अब मेरा टाइम आ चुका है। लॉयड उसे जल्दी डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर एरिया की हालत को देखकर बोलता है, कुछ ही दिन पहले इनका चेकअप हुआ था, तब हमने कुछ नहीं पाया, लेकिन आखिर यह कैसे हो गया। एरिया सोचती है, मुझे ट्रस्ट पहले से पता है, मैं बस बाहर से ऐसी दिख रही थी कि मानो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अंदर से मेरी हालत दिन ब दिन बदतर हो रही थी। वह लॉयड की तरफ देखकर सोचती है, मुझे माफ कर दो, मैं फिर से तुम्हारे लिए परेशानी खड़ा कर रही। लॉयड बोलता है, क्या यह वैलेंटाइन के निगेटिव भावना की वजह से हुआ है। डॉक्टर सोचता है, अभिश्राप, इसे ही वैलेंटाइन फैमिली का कॉर कहा जाता है। डिमॉन से जन्मी एविल इंटेंट, लेकिन किसी ने कभी ईश्वर की दुर्भावना पर सवाल नहीं उठाया।
मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक रहेगा और सब लोग मेरे जैसे ही सोचते थे, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि उस अभिशाप को प्यूरिफाई करने वाली और कोई नहीं लेडी थी। डॉक्टर लॉयड को बताता है जो सिम्टम्स पहले लेडी को हुए थे वह रीअपेयर नहीं हुए हैं। यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा कि उसकी बॉडी लिमिट तक पहुंच चुकी है। उनके लिए यही सही रहेगा कि आप उन्हें जल्दी से जल्दी आर्टिस्ट रीजन में वापस ले जाए। डोंट वरी, मैंने पहले ही जादूगर को उस फ्रीजिंग स्पिल के बारे में सीखने को कहा है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम इसे जरूरत पड़ने पर एक्टिवेट कर देंगे। लॉयड एरिया को लेकर वहां से जाने लगता है और डॉक्टर को बोलता है तो ठीक है, प्रिपरेशन करते रहो। डॉक्टर उसे बोलता है योर क्रास, क्या आपने लेडी पर पड़ने वाले साइड इफेक्ट के बारे में सुना है? लॉयड उसे बताता है ऐसा लगता है कि वह उसे खुद भी समझ नहीं पाई। तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। एरिया सोचती है अब मेरी बॉडी लिमिट तक आ चुकी है, अब बस मैं उस गॉड के भरोसे हूँ। मैं बस उस माउंटेन में वापस जाना चाहती हूँ जहाँ आइस फ्लावर है। फिर हम आर्टिस्ट रीजन के माउंटेन रेंज में देखते हैं। वह जादूगर एरिया और लॉयड के साथ उस माउंटेन में आया होता है। वह बोलता है बर्फ से घिरी हुई यह माउंटेन जिसकी गहराई में एक गुफा मौजूद है, इस जगह को ढूंढने के लिए सालों बर्बाद हो सकते हैं, लेकिन यह बहुत अजीब है, एक अजनबी औरा हमें घेरा हुआ है। जादूगर अपनी एक तरफ कोल्ड स्पिल और दूसरी तरफ फायर स्पिल को चलाते हुए बोलता है ऐसा फ्लावर जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हर चीज को फ्रीज कर देता है और किसी भी सामान्य जगह पर नहीं उग सकता। मैंने सुना था कि आर्टिस्ट अनयूजुअल एनर्जी से भरा हुआ है, लेकिन यह तो उससे भी परे है। और लॉयड से बोलता है मुझे माफ कर दो, लेकिन हम आगे नहीं जा सकते। मैं भले ही जीनियस हूँ, लेकिन मैं इतने ठंड का सामना नहीं कर सकता। लॉयड एरिया को उठाए हुए उससे बोलता है एरिया की हालत किसी भी मिनट बदतर हो सकती है। मैं इस गुफा के अंदर जाता हूँ और चेक करता हूँ कि सब सेफ है या नहीं। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए उस स्पील को शुरू करो। फिर जादूगर एरिया के हाथों में एक मैजिकल सर्कल बनाता है। लॉयड जादूगर से बोलता है क्या तुम्हें बस इतना ही करना था? जादूगर बोलता है हाँ, ये स्पील का मार्क है। इस स्पील का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन बस शर्त इतना है कि वह उस बुक को फॉलो करे। लेकिन हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसे हर व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। मेरी बात ध्यान से सुनो। फ्रीज के प्रभाव को देखने के लिए दो शर्तों को पूरा करना होगा। पहला, एनर्जी का सही डायरेक्शन में फ्लो। जब यंग लेडी आइस फ्लावर को कंज्यूम कर लेंगी तब वह अपनी बॉडी में लगातार एनर्जी का संचार करेगी। जैसा कि आप जानते ही होंगे, अगर वह एनर्जी का फ्लो रुक गया तो उसकी सांसें चलना बंद हो जाएगी। और दूसरा यह है, एनर्जी का प्रवाह शुरू होते ही बॉडी में उमड़ने वाली अत्यधिक ईन और शीतलता की लहर को उन्हें सहना पड़ेगा। वह लॉयड से बोलता है यूर ग्रास, अगर आप उसके साइड नहीं रहेंगे तो यह प्रोसेस नहीं हो सकता। एनर्जी का संचार शुरू होते ही प्रोसेस शुरू हो जाती है, और एक बार शुरू हो जाए तो आपको उसे सहना पड़ेगा, नहीं तो आपकी मौत हो जाएगी। कुछ भी हो जाए, आपको हार नहीं मानना है। मैं यंग लेडी में कोल्ड को सहन करने की पावर डाल देता हूँ और मैं आपका बाहर इंतजार कर रहा हूँ। वह मन में सोचता है मुझे ऐसा लग रहा कि यंग लेडी भी ग्रैंड ड्यूक की तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसीलिए उसने कई लोगों की जान बचाई। उसने उन लोगों के अंदर एक उम्मीद की किरण जगाई। ऐसा लगता है कि वह आइस फ्लावर भी इन दोनों के लिए ही बनाया गया है। लेकिन अगर यह सब गॉड की योजना के हिसाब से हुआ है, इसका मतलब जब कोई भी फ्यूचर चेंज होता है तो बस एक नया कानून बन जाता है। लेकिन दुनिया का अंत अभी भी सेम है। हर एक व्यक्ति का भाग्य होता है। उन नियमों और गॉड की योजनाओं से बंधे हुए उसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन उस लेडी ने हमारी आंखों के सामने ही इसे झूठा साबित कर दिया। उसने अपने सामने की हर नीति को चुनौती दी और उसे पूरा बदल कर रख दिया। ऐसा लग रहा कि यह दुनिया ही उसे यह चुनाव करने के लिए बोल रहा। अरे आखिर मैं क्या सोच रहा। वह बोलता है कृपया वह सुरक्षित लौट आए। फिर हम गार्सिया में ग्रेबियल को देखते हैं। वह सेंट वेरोनिका के पास जाता है और उसे बोलता है क्या तुम अब संतुष्ट हो? सेंट वेरोनिका बोलती है हाँ बिल्कुल। ग्रेबियल सोचता है 5 साल पहले मैंने उसका साथ छोड़ दिया था और एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां मैं उसे फिर कभी नहीं देख सकता। अब मैं यह बात समझ गया कि उसने कभी मुझे अपना दिल दिया ही नहीं। जब भी उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया तो वह केवल जरूरत के कारण ही था। मैं इसके बारे में गलत नहीं हूँ। वह जो हमेशा इतनी जेंटल थी और मेरे साथ काइंड थी,
वह सबके साथ भी वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा उसने मेरे साथ किया। यह सब मेरी गलती है। एक मीठे शब्द और एक हल्की सी मुस्कान से बंधे हुए, जैसे कोई कुत्ता पट्टे से बंधा होता है। एरिडीन वैलेंटाइन, जो एक कोल्ड और प्योर स्नो वुमन है। भले ही उसके चेहरे पर वह स्माइल हो, लेकिन मैं कुछ भी कहूँ वह मेरे तरफ नहीं देखेगी। उसे वैलेंटाइन के अलावा और किसी की परवाह नहीं है, यहाँ तक कि अपने लाइफ की। आखिर कोई ऐसे कैसे हो सकता है? क्या वह इंसान कभी मैं हो सकता हूँ? क्या मुझे एक डॉग बन जाना चाहिए और उसके सामने अपनी लाइफ को ऑफर करना चाहिए? क्या उसने मेरी तरफ कभी नहीं देखा? मैं यह स्वीकार नहीं कर पा रहा कि मैंने जो उसके लिए किया था उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब प्यास से मेरा गला सूख गया, जिसे कोई प्रेयर भी नहीं बुझा सकता, तब मुझे गार्सिया से मैसेज आया। पोप ने मुझे पर्सनली बुलाया था। क्या यह वही नहीं है जो मैं हमेशा से ही सपना देखता था? लेकिन मुझे दर्द क्यों महसूस हो रहा? ऐसा लग रहा कि मेरा दिल टूट गया हो। केवल एक ही फीलिंग अब बची है, अपने आप से हेट करना। एक मेन जो कुछ भी नहीं कर सकता उसके लिए। इसलिए मैंने कसम खाई कि मैं इस मौके को बर्बाद नहीं करूंगा, जो दोबारा कभी लौटेगा नहीं। मैंने उस दिन से डिसाइड किया कि मैं होलीनेस को सर्व करूंगा। एक दिन वेरोनिका ग्रेबियल के सामने आती है और उसे बोलती है, क्या तुम नहीं जानना चाहोगे कि मैं हर समय कहाँ रहती हूँ? ग्रेबियल उसे बोलता है, मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वेरोनिका बोलती है, अच्छा क्या बात है। ग्रेबियल वेरोनिका को देखकर सोचता है, उसकी आंखें फीकी नहीं पड़ी, बल्कि और अधिक साइन कर रही। लेकिन यह कैसे संभव है? मैंने लोगों से सुना था कि सेन द्वारा किए गए अपराध लंबे समय से पब्लिक के बीच रही, उसके बाद वह गायब हो गई। तो आखिर उन कार्यों के बाद उसे शर्मिंदगी क्यों महसूस नहीं हो रही? वह अब तक जीवित है और बिना किसी पनिशमेंट के इधर उधर घूम रही है। वेरोनिका उसे बोलती है, ट्रस्ट यह है कि बार्टेनबर्ग ने मुझे बचाया है। क्या तुमने उसके बारे में सुना है? वह पिन्नेटा का हाई नोबल है और उसकी इच्छा है कि वह होलीनेस की मदद करे। होली फादर जल्द ही अनवैली होने वाले हैं, इसके लिए होलीनेस के फॉलोवर उन्हें सपोर्ट करेंगे। ग्रेबियल सोचता है, तो यह वुमेन इसलिए जिंदा है क्योंकि वह होलीनेस के साथ है। वेरोनिका उसे बोलती है, तुम इंटरेस्टेड नहीं लग रहे। ग्रेबियल वहां से जाते हुए बोलता है, मुझे तुम्हारी स्टोरी पर कोई दिलचस्पी नहीं है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। वेरोनिका बोलती है, ड्यूकनेस वैलेंटाइन। ग्रेबियल ड्यूकनेस का नाम सुनते ही वहां रुक जाता है। वेरोनिका बोलती है, क्या मैं कहूँ ग्रैंड ड्यूकनेस? अगर मैं जैसा कहती हूँ वैसा तुम करते हो तो उसकी बॉडी और दिल दोनों तुम्हारा होगा, केवल अकेले तुम्हारा। अब तुम इसे नहीं नकार सकते। क्या अब तुम मेरी बात पर इंटरेस्टेड हो? ग्रेबियल उसे बोलता है, मैं ऐसा दिखावा करूंगा कि मैंने आज तुम्हें नहीं देखा, लेकिन उसे हाथ मत लगाना। वेरोनिका मुस्कुराते हुए बोलती है, मुझे पता था कि तुम यही कहोगे। ग्रेबियल उसकी तरफ देखकर सोचता है, जब वह मेरे पास से गुजरी तो मुझे उसकी चमकती पीली आंखों की एक झलक मिली। मैंने सोचा कि वह अजीब दिखते हैं। लगभग 5 साल बीत चुके हैं उस दिन को। मैं पोप को सर्व कर रहा और कुत्ते के भांति उसके तलवे चाट रहा। अब मेरी मेमोरी दिन ब दिन धुंधली होती जा रही। मुझे अपने सिर पर बहुत दर्द हो रहा। ऐसा लगता है कि यह स्ट्रेस है। आफ्टर ऑल यह कमांड है, मुझे उन लोगों की बात माननी होगी बिना किसी झिझक के। और अगर मैं थोड़ा सा भी इधर उधर हिलता हूँ तो हॉलीनेस मुझे कहता है, यह सब उसके पवित्र साम्राज्य के लिए है, तुम्हें उसके प्रति लॉयल होना होगा। यह सब गॉड के किंगडम और एरिडीन वैलेंटाइन के लिए है। मेरा सिर अचानक दर्द से कहरा रहा। मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां मैंने केवल खून खराबा देखा। ऐसा लग रहा था कि मैं अंदर से पहले ही बेहोश हो चुका हूँ। ड्यूकनेस वैलेंटाइन, मुझे उसकी आवाज बार बार सुनाई दे रही। वेरोनिका ने कहा था कि अगर मैं उसकी बात मान लूंगा तो उसकी बॉडी और दिल दोनों मेरा होगा। मेरी एंजल एरिया। फिर वह हाँफते हुए वेरोनिका के पास जाता है। वेरोनिका उसे बोलती है, नाइट मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ग्रेबियल वेरोनिका के पास जाते हुए सोचता है, मैं जो भी कर रहा बस उसे पाने के लिए। अगर वह मुझे कभी समझ नहीं पाई तब भी कोई बात नहीं। जब यह सब कुछ खत्म हो जाएगा तब मैं उसके साथ रहूंगा। वेरोनिका बोलती है, ऐसा लगता है कि अभिशाप फिर से एक्टिवेट हो गया, लेकिन यह उसे मारने के लिए काफी नहीं है, बस उसे एक बीमारी हो जाएगी। ग्रेबियल बोलता है, अपना वादा निभाओ। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मेरी तलवार तुम्हारे गर्दन में होगी।
वेरोनिका बोलती है, डोंट वरी, इस बार मैं अपना वादा निभाऊंगी। वह मन में बोलती है, कम से कम जब तक तुम जीवित हो। इसी के साथ स्टोरी एंड होती है।